नाजरीन, आप देख रहे हैं शमीम लाइव और हिंद न्यूज़ उर्दू। इस वक्त हमारे सामने कोलकाता 29 के कॉरपोरेशन इलेक्शन के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद शाहिद वारसी साहब हैं। हम उनसे कुछ सियासी और कुछ समाजी बातें करेंगे। तो मैं रूबरू करवा रहा हूं उनसे। शाहिद साहब, आपको हमारे पोर्टल पे खैर मकदम है। चलिए, शुक्रिया। बहैसियत उम्मीदवार, आप अपने वार्ड में क्या उम्मीद कर रहे हैं? कितने वोटों से आपको जीत मिलेगी? बहैसियत उम्मीदवार मुझे ये यकीन है अल्लाह की इजाज़त पे कि यहाँ के लोग बहुत ही समझदार हैं। उन्हें मालूम है कि उनके दुख दर्द परेशानी की हालत में, मुसीबत के वक्त में उनका इलाके में कौन ऐसे उम्मीदवार है जो उनके साने बसाने खड़ा रहता है। जो लोग अपने वार्ड के खिदमत के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, जैसे कि मैं खुद, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस जो लॉकडाउन वगैरह में मैंने यहाँ पे लोगों की जो खिदमत की, उसको देखते हुए बहुत से लोग मुझे सराह रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 19 तारीख को लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके कामयाब करेंगे, जिसका नतीजा 21 दिसंबर को आने वाला है, वो आपके सामने रहेगा। नाजरीन, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि काजी फिदा हुसैन फाउंडेशन के ये शाहिद भाई फाउंडर भी हैं और उन्होंने लॉकडाउन में बहुत सारे काम किए हैं। उनका कहना है कि वो इस बारे में क्या कहेंगे, वो खुद बताएंगे। शाहिद भाई, आप कब से लॉकडाउन में काम कर रहे हैं और किस तरह का काम किया आपने? देखिए, लॉकडाउन एक ऐसा इतिहास है कि गरीब तबके के जो लोग हैं शायद वो ज़िंदगी भर ना भूलें। और लॉकडाउन पीरियड में अगर किसी ने किसी को ज़र्रा भर भी अगर मदद किया है तो वो लोग इस बात को दिल से भूलेंगे नहीं। रही बात मेरी, मैं पहले लॉकडाउन से लेकर के सेकेंड लॉकडाउन तक एक खादिम होने की हैसियत से अपने वार्ड ही नहीं बल्कि वार्ड के बाहर भी जितना ज़्यादा हो सका मैं लोगों की खिदमत के लिए जुड़ा रहा और मुझसे जो बन सका उनकी जिस किस्म की परेशानी थी, चाहे वो दवाई से हो, चाहे वो अनाज से हो, चाहे ऑक्सीजन से हो, जिसकी जैसी ज़रूरत थी मैं उनकी खिदमत के लिए हमेशा खड़ा रहा और आने वाले दिनों में भी मैं इंशाल्लाह ऐसे ही खड़ा रहूँगा। अगर आप काउंसलर चुन के आते हैं तो अपने वार्ड में सबसे पहला काम क्या करेंगे? अपने वार्ड में सबसे पहला काम तो ये है, देखिए मुझे बोलने में बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे इलाके में आज से 35 साल लगभग इस वार्ड में काउंसलर डॉक्टर सुबोध दीजिए रहे। उनके इलाके में ये उनके वक्त में ये इलाके इतना साफ़ सुथरा रहता था कि मैं आपको इसका क्या मिसाल दूं। मगर इस पिछले 5 साल में हज़ारों पोर्टल मीडिया में आपने देखा होगा कि 29 नंबर वार्ड में सफाई के ताल्लुक से, यानी गंदगी के ताल्लुक से हज़ारों वीडियो सोशल मीडिया पे छोड़ा हुआ है। जिस गंदगी की वजह से यहाँ के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है। और आप समझ सकते हैं कि गरीब आदमी जो रोज़ाना का 200-250 रुपया कमाता है, अगर वो अभी फ़िलहाल देखिए मच्छर बहुत सारा था, अगर किसी बीमारी की वजह से डेंगू हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसको 2-4 दिन अगर वो घर में बेड रेस्ट लेता है तो उसके घर वालों पे क्या गुजरती है ये दर्द मैं जान सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गरीब का बच्चा हूँ। तो मेरी अव्वल कोशिश तो यही रहेगी कि सबसे पहले इस वार्ड में इतना साफ़ सुथरा रहेगा कि कोई लोग इस वार्ड में गुजरेगा तो नाक में रुमाल लेके नहीं गुजरेगा। आज तो हालात ये हैं कि लोग यहाँ से गुजरते हैं तो कहते हैं कि ये नुमड़ा बस्ती है। और मैं क्या बताऊँ, हमारे इलाके के कुछ लीडरान जो है वो खुद भी ये कहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग समझ गए कि जिसे वोट दे करके हमने असेंबली में कामयाब किया
वो लोग भी इस इलाके के बारे में कहते ये तो नुमड़ा बस्ती, मैं नहीं जाऊँगा। हालांकि यहाँ का वोट बहुत अच्छा है, मगर बस्ती को नुमड़ा कहते हैं ये लोग। करूँगा कि लोग आएँ तो कहें कि भाई किसी ऐसे मुस्लिम मोहल्ले में आए हैं जहाँ पर साफ़ सुथरा का निज़ाम बहुत बेहतर है। मेरा एक सवाल है कि जो साबिक काउंसलर हैं उन्होंने यहाँ पे किस तरह का काम किया, क्या आप उनके काम से खुश हैं, या अगर नाराजगी है तो किस बात से नाराजगी है? देखिए, नाराज़गी तो बहुत सारे बातों से है। मैं इसका जवाब जो दे रहा हूँ आपको, मैं बतौर उम्मीदवार नहीं बल्कि बतौर इस वार्ड का एक आम आदमी के नागरिक की हैसियत से कह रहा हूँ। आप सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि इस इलाके में किसी भी आदमी से जा कर के मालूमात करें तो लोग ये कहेंगे कि भाई बहुत सीधा आदमी है, इसको गाली भी दे देते हैं तो ये सुन लेता है। पर मैं आपको एक बात कह दूं कि प्रकाश उपाध्याय जी अच्छा आदमी है, ये एक अलग बात है, और प्रकाश उपाध्याय ने अच्छा काम किया, ये एक अलग बात है। मेरा 29 नंबर वार्ड के आवाम से ये सवाल है कि प्रकाश उपाध्याय जी अच्छा इंसान है, ये एक दूसरी बात है, और प्रकाश उपाध्याय जी ने अपनी काउंसलर की जिम्मेदारी को निभाया या नहीं निभाया, ये एक दूसरी बात है। अगर उन्होंने नहीं निभाया तो यही आपके पास एक मौका है कि आप तब्दीली लाइए। अगर आप तब्दीली नहीं लाएंगे तो जिस तरीक़ा से आपने 5 साल अपने वार्ड में झेला है, गंदा गंदा पानी में आप सफ़र किए हैं, तो सुबह उठ कर के आप घर के बाहर कूड़ा देखे हैं, आपके घर के जो बाहर निकलते वक्त रात के वक्त आपके घर के बुजुर्ग अंधेरे की वजह से गिर जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट ख़राब बंद पड़ा हुआ है। अगर आप वार्ड को इसी तरीक़े से देखना चाहते हैं तो उन्हें वोट दें, और अगर तब्दीली लाना चाहते हैं तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपको क्या करना है। इस इलाके में जगह जगह हमने देखा है कि गंदगी है जी, और जाहिर सी बात है कि जब बारिश होती है तो ड्रेनेज का भी बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है। जी। अगर आप जीत के आते हैं, जैसा कि हमने कुछ लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा कि नहीं, शाहिद भाई ने बहुत काम किया, उन्हें जीत कर आना चाहिए, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मसला इसका कैसे हल करेंगे, खास तौर से ड्रेनेज का मसला, जो घरों में पानी दाखिल हो जाता है तो लोग खाना पकाने के लिए चौकी का इस्तेमाल करते हैं, पलंग का इस्तेमाल। आप मीडिया के लोग हैं, जिन लोगों ने आपको ये बात कहा कि शाहिद भाई को जीत के आना चाहिए, उन्हें एक मौका मिलना चाहिए, मैं तो नाम नहीं जानता, पर जिन्होंने कहा मैं उनसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हक कहा और सच कहा। रही बात ड्रेनेज का मामला, देखिए 29 नंबर वार्ड के किनारे में खाल है। मैं आपको बता दूं, जहाँ पे डॉक्टर सुबोध 35 साल काउंसलर रहे, अगर कभी 2 रोज़ 2.5 रोज़ का कंटिन्यू बारिश भी होता था ना तो ये इलाका डूबता नहीं था। मगर आज डूबने का वजह यह है कि यहाँ पर नक्काशी का कोई काम ही नहीं हो रहा है। जो ड्रेनेज का जो पाइपलाइन है, चूहा खोद करके चले जा रहा है, उसमें मिट्टी से ड्रेनेज जाम हो जा रहा है, और इलाके के लोग काउंसलर के पास जा करके बोल करके थक जा रहे, खरी वो यही कहें कि हो जाबे। तो याद रखिए, जो आप लोग बरसों से सुनते हुए आए कि हो जाबे, ये वक्त है आपको बदलने का। दूसरी बात कि अगर आपको सफाई का निज़ाम खुद देखना है तो आप मीडिया के लोग हैं। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ। आप अभी जाइए मोमिन हाई स्कूल के पास, किसी ज़माने में वहाँ पर एक अंडरग्राउंड बनाया गया था कि मोमिन हाई स्कूल में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो रोड से पार ना हो करके अंडरग्राउंड से रोड क्रॉस करेंगे, ताकि कोई किस्म का हादसा, एक्सीडेंट वगैरह ना हो। आप देखेंगे कि पिछले 10 साल से, 1-2 दिन नहीं, पिछले 10 साल से वो अंडरग्राउंड जो है गंदा पानी से भरा हुआ है, और वहाँ पर के जो है मच्छर और हज़ारों किस्म के जो कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, जिससे इलाके के लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हैं। इस इलाके में, इस वार्ड में कांटे की टक्कर है आपका, जो यहाँ पे और भी जो उम्मीदवार उठे, तो आपको क्या लगता है कि आपका असल मुकाबला किससे है? सवाल को थोड़ा तफसील से कीजिए तो मैं आपको जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। नहीं, चूंकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ तो आप भी समझ सकते हैं मेरा इशारा। जी, कि यहाँ पे और भी आपके साथ कैंडिडेट हैं, खड़े हुए हैं, यहाँ पर टीएमसी के हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, तो आपको किनसे कांटे की टक्कर है? मेरी कांटे की टक्कर सिर्फ और सिर्फ जनाब यहाँ के, जो मैं क्या बोलूँ, नकारा बोलूँ, क्या बोलूँ, जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाए, यहाँ के जो पुराने 5 साल के काउंसलर प्रकाश उपाध्याय जी, बस मेरे कांटे की टक्कर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से के साथ है। यानी टीएमसी से आपको कोई खतरा नहीं है? नहीं, टीएमसी से मेरा कोई मामला नहीं है। यहाँ के लोग जानते हैं मुझे, मैं भी इसी वार्ड का हूँ, जनाब इकबाल साहब भी इसी वार्ड के। यहाँ के लोग जानते हैं दोनों में कौन बेहतर हो सकता है, और ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, यहाँ के लोग जानते हैं, वो जो फैसला करेंगे वो मैं तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। शाहिद भाई, आप एक नौजवान उम्मीदवार हैं और यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे नौजवान जो है वो बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से, अगर कॉर्पोरेशन बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको बता दूं कि माइनॉरिटी को हमेशा बहुत ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपका ये सवाल मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसका जवाब दे दूं। अपने कौम की माँ बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग समझती हैं कि ममता बनर्जी जो है वो हमारी हमदर्द है, मसीहा है, मगर मैं आपको बता दूं कि अगर ममता बनर्जी हमारी मसीहा होती तो हमें 500 रुपये का लालच नहीं देती। आज कलकत्ता कारपोरेशन में तकरीबन 28,000 नौकरी वैकेंसी है, यानी खाली है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कलकत्ता में कारपोरेशन में 28,000 नौकरी अगर खाली है, उस 28,000 नौकरी में अगर एक नौकरी आपके घर का बच्चा को भी मिलता, ठीक है, तो आपका घर का बच्चा 7,000, 8,000, 10,000 रुपये महीने कमाता, और वो 10,000 जब महीने कमाता तो उससे उसका घर संसार जो भी है, अगर बहुत अच्छा नहीं चल पाता तो ऐसा है कि नॉर्मल ज़िंदगी वो गुजार लेता उस इनकम के ज़रिए। मगर यहाँ ममता बनर्जी की एक अलग पॉलिसी चल रही है, वो आपको 500 रुपये दे के गुमराह किया जा रहा है। ये बताइए 500 रुपये का में कितने दिन घर चलता है? बहुत मुश्किल से एक रोज़। अगर वो हमारी हमदर्द है, मसीहा है, वो तो हमारे नौजवानों को नौकरी दे। इससे दो प्रॉफिट है। पहला प्रॉफिट, हमारा जो नौजवान बेरोजगारी की वजह से बहक जाता है, गलत रास्ते चुन लेता है, या तो वो चोरी डकैती की तरफ या नशा की तरफ उसका रुझान हो जाता है, अगर उसको नौकरी मिल जाएगी तो उसका पूरा फोकस अपने काम पे रहेगा और अपने संसार पे रहेगा जी। मगर नौजवानों को बेरोजगार किया जा रहा है और औरतों को 500 रुपये दे करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हमें मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मतलब मगरबी बंगाल की सरकार से, हुकूमत से ये डिमांड करें कि जब 28,000 नौकरी खाली है तो अब हमारे बच्चों को नौकरी दिए ना भाई। आपका 500 रुपया मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे बच्चे को नौकरी दे दीजिए। मेरा बच्चा खट के लाएगा, 2 रोटी कमाएगा, हम 2 रोटी खाएंगे, खुश है। मगर आपका 500 से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। एक दिन का भी जो है उससे गुजारा मुश्किल है। दूसरी बात कि आप एक तरफ तो 500 रुपया दे रही हैं, दूसरी तरफ आप महंगाई का मार भी मार रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बिजली का बिल अगर कहीं आता है वो तो मगरबी बंगाल में आता है। तो आपको तो गोइंका से साइड से टैक्स मिल जा रहा है, आपको अपना क्या बोलते हैं वो मनी मिल जाता है, क्या कहते हैं उसको, कट मनी मिल जाता है। तो आप आवाम का पैसा ही लूट करके आवाम को दूसरे तरीके से दे रहे हैं, तो आप क्या हमदर्द बन रहे हैं? अच्छा, याद रखिए, आखिरी सवाल, याद रखिए, आवाम इसका जो जवाब है आने वाले कल में आपको जरूर देगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप अपने वोटरों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपने 29 नंबर वार्ड ही नहीं बल्कि पूरे कलकत्ते के वार्ड और बिलखसूस हमारे यहाँ आसपास में जो वार्ड है, 29 नंबर है, 28 नंबर है, 36 है, 37 है, मैं यही कहूँगा कि ये इलेक्शन दीदी और मोदी का नहीं है। पिछले असेंबली इलेक्शन में आप लोगों को किसी ने नोट पे वोट मांगा, किसी ने चोट पे वोट मांगा, कोई आपको डरा के वोट मांगा, ठीक है, और किसी ने मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगा। मगर ये जो वोट है, ये जो इलेक्शन है, ये दीदी मोदी के इलेक्शन नहीं है, ये मंदिर मस्जिद के इलेक्शन नहीं है, ये जात पात के इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन है आपके इलाके की तरक्की के लिए। आप अपना नुमाइंदा किसे चुनते हैं? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी पार्टी का सिंबल को आप मत देखें, और आपके वार्ड में जो काउंसलर है जो दोबारा आपके पास आ रहा है तो उनसे पहले पूछिए कि आपने 5 साल में क्या क्या काम अंजाम दिया, उस बिना पे उसको वोट दीजिए। और जहाँ पे आपका पुराना काउंसलर नहीं है, नया जो उम्मीदवार है, आप उनको देखिए कि आपके बुरे वक्त में किस तरीक़े से खड़ा रहा और आने वाले कल में वो आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है, उस बिना पे आप वोट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे इस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार 29 नंबर वार्ड से। 29 नंबर वार्ड कहने का मतलब है कि नारकुलडांगा का ये पूरा इलाका है जो राधा बाजार से मुस्तिल है।
इसी के साथ मैं शाहिद भाई आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। चलिए, खुदा हाफिज़।